हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए कक्षा 12 वालों के लिए क्या है, सामान्य हिंदी का 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हो चुका है वह हम वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें आपका पेपर कोड 302 HJ है। और इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। प्रत्येक पेपर में आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर अनुक्रमांक हो जाता है, यहाँ पर उसके बाद आपका नाम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। और उसके बाद हम सीधा चलते हैं। नोट क्या लिखा हुआ है, नोट है आपका, नोट में लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नोत्तर पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। जो प्रारंभ के 15 मिनट मिलते हैं वह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रश्न में कितने खंड हैं, 2 खंड हैं, का खंड और ख खंड, ठीक है। दोनों के क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। इसी तरीके से आपका खंड क में क्या पहला प्रश्न क्या है, खंड क में कि आपका पहला प्रश्न है कि पाणिनि कालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक कौन है, ठीक है। पाणिनि कालीन भारतवर्ष जो आपका कृति है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, या राधाचरण गोस्वामी, या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि द्विवेदी युगीन लेखक कौन है, ठीक है। द्विवेदी युगीन लेखक आपसे पूछा है। ऑप्शन है राय कृष्ण दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, चतुर्सेन शास्त्री, या चौथा है उदयशंकर भट्ट। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह, जो आपके द्विवेदीयुगीन लेखक हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसी तरीके से आपका तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। तो रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी बताइए आपको। आपका राजा भोज का सपना, या इंदुमती, या एक टोकरी भर मिट्टी, या 11 वर्ष का समय। तो आपको पता है कि 11 वर्ष का समय जो है रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका चौथा प्रश्न क्या है कि जहाज का पंछी रचना की विधा है। जहाज का पंछी जो है, इसकी आपको विधा बताना है। ऑप्शन है उपन्यास, या नाटक, या कहानी, या आत्मकथा। तो स्टूडेंट्स, आपका जो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा उपन्यास हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे, ठीक है। के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन दिया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट, रामनाथ सुमन, या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, या अमृत राय। तो स्टूडेंट्स, इसमें से आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है, क वाला, कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, यह कथन किसका है, ठीक है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, या वियोगी हरि, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या सुमित्रा नंदन पंत, या अज्ञेय। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञेय, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि छायायुगवाद युगीन कवि कौन है, ठीक है। यहाँ पर कवि आपसे पूछा है। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या प्रताप नारायण मिश्र, या जयशंकर प्रसाद, या श्रीधर पाठक। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा क्या है कि प्रसाद पंत निराला आपके क्या है, छायावादीन युगी कौन है, कवि हैं, ठीक है। छायावाद युगीन कवि हैं, लेखक हैं, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर आपका घ वाला प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन रचना कौन सी है, ठीक है। भारतेंदु युगीन रचना आपसे पूछा है। ऑप्शन है आनंद अरुणोदय, कामायनी, साकेत, या भारत बारहमासा। तो स्टूडेंट्स, आपका इसमें से डी वाला जो है, डी वाला भारत बारहमासा विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से हम चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है कि जयशंकर प्रसाद क्या है, जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है, ठीक है। कृति आपको पूछा है जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन है अनामिका, या चित्राधार, या ग्राम्या, या दीप शिखा। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। ग्राम्य आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हम चलते हैं। आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि तीसरा प्रश्न में है कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलते हैं। इसमें 5 प्रश्न आते हैं। इसमें कितने प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं, और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक पैसेज दे देगा। पैसेज में क्या रहता है कि आपको पैसेज को पढ़ करके उसी के आधार पर क्या है, प्रश्नों के उत्तर देना होता है। फिर आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि देखिए, आपका प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में होता है कि
आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम आते हैं, दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करनी है। फिर आपका तीसरा क्या है कि राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है, ठीक है। राष्ट्र की कल्पना, तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्र की कल्पना, ठीक है। यहाँ पर पहले तो आपको ये पैसेज पढ़नी है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है। आपको ये दूसरा वाला क्या है यहाँ पर मिल जाता है, तीसरा जो आपका हो जाता है यहाँ पर राइट ऑप्शन। फिर उसके बाद है कि पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, ठीक है। जन के कारण, क्या है, जन के कारण, लोग के कारण है, ठीक है। क्योंकि जब जन होंगे ही नहीं पृथ्वी पर तो मातृभूमि की संज्ञा कैसे पाएगी पृथ्वी। इसी तरीके से आपका पांचवा है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी और जन, ठीक है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। क्या है, दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इसने प्रश्न करने के बाद आपको यह कन्फर्म हो गया होगा कि यह किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि यह राष्ट्र का स्वरूप यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जिसके लेखक हैं आपका, उसी पाठ से लिया गया है। फिर अथवा करके एक और दे देगा आपको पैसेज, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, आपको एक और क्या है पैसेज दे देगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको वही रूल बनाना होता है। इसमें आपका प्रश्न क्या है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। यहाँ पर भाषा से पता चल जाता है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, ठीक है। भाषा और आधुनिकता पाठ से आपका लिया गया है। इसमें आपका क्या प्रश्न है कि बनता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा है कि भाषा की साधारण इकाई क्या है, ठीक है। भाषा की साधारण इकाई क्या है, पैसेज में से आप ढूंढिए और लिख दीजिए गद्यांश में से। फिर दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं आपको ये बताना है। फिर आपका पांचवा है कि दैनंदिन और अविकृत शब्द का अर्थ लिखिए। जो दैनंदिन है और अविकृत शब्द है इसका क्या अर्थ होगा, आपको अर्थ लिखना है। इसी तरीके से आपका चौथा प्रश्न आ जाता है कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो आपका गद्यांश इतना बड़ा दिया हुआ है इसका क्या है, आपको पढ़ करके इसका जो अर्थ होता है, इसी तरीके से इसमें जो प्रश्न बनते हैं इसका आपको उत्तर देना है और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें 5 प्रश्न आपके आते हैं। आपका प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको बताया क्या होता है। फिर आपका दूसरा क्या है कि उपयुक्त पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो इसमें किसके सौंदर्य का वर्णन है आपको ये बताना है। फिर तीसरा है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। फिर आपका चौथा है कि परिधान और मृदुल शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। परिधान और मृदुल, मृदुल मतलब होता है मीठा, परिधान मतलब होता है वस्त्र। तो आपका पांचवा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर जो रेखांकित अंश है इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारा अथवा करके एक और दे देगा, एक और पैसेज दे देगा इसी तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है कि इसके बाद हम सीधा चलते हैं इसके प्रश्नों पर। क्या है, प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसके बाद आ जाता है कि दुर्धर और प्रांतर शब्दों के अर्थ लिखिए। फिर आपका तीसरा है कि जीवन मरुनंदन कानन का फूल में कौन सा अलंकार है, जीवन मरुनंदन कानन का फूल। फिर आपका चौथा है कि उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। फिर आपका पांचवा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। यह 2 प्रश्न आपके तो बनते ही बनते हैं, एक संदर्भ वाला और एक आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी तरीके से आपका पांचवा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सबसीमा 80 शब्द, ठीक है। किसी एक लेखक का क्या है, साहित्यिक परिचय देना है, आपको 5 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। 5 अंक इस पर भी मिलते हैं। आपका इसमें दिया क्या है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और तीसरा है हरिशंकर परसाई, ठीक है। ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लेखक के क्या हो जाते हैं, लेखक आपके हो जाते हैं, आपको इन्हें याद करना है। फिर आपका ख वाला है कि ख वाला क्या है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों और रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। साहित्यिक परिचय देना है। इसमें ऑप्शन आपका क्या है कि जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा और अज्ञेय, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके 4 ऑप्शन हो जाते हैं और इनमें से किसी एक का उत्तर देते हैं, किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखते हैं और 5 अंक आपको 5 अंक सीधा का सीधा मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपका अगला क्या है कि 6वां प्रश्न है कि लाठी कहानी का आधार, लाठी कहानी का कथासार अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। अधिकतम सबसीमा कितना है, 80 शब्दों में, ठीक है। 80 शब्दों में आपको क्या है, कथासार लिखना है लाठी कहानी का। इसी तरीके से अथवा करके एक और प्रश्न दे देगा कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जो ध्रुव यात्रा कहानी है इसके उद्देश्य क्या है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। इसमें क्या है, अधिकतम सबसीमा इसमें भी 80 शब्द ही आपको मिलते हैं।
इसी तरीके से आपका आ जाता है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी 80 शब्द आपको मिलती हैं। ठीक है, फिर आपका इसमें खंडकाव्य, आप हर जिलों में अलग अलग खंडकाव्य चलता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि रश्मिक खंडकाव्य, रश्मिरथी, त्यागपथी और श्रवण कुमार, सत्य की जीत, मुक्ति यज्ञ। तो आपके ज़िले में जो भी खंडकाव्य चलता हो उसी के आधार पर आपको क्या है उसका उत्तर देना है। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते हैं खंड ख। आपका क्या है खंड ख। खंड ख में आपका क्या दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ यानी संदर्भ के साथ आपको क्या हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, जैसे आपको दे देखा धन्य अयो भारत देश है। इसी तरीके से अस्थि तक आपको क्या है एक पैसेज हो जाता है। फिर अथवा करके एक और दे देगा कि बौद्धे युगे इमे सिद्धांता एभा अभवत, यहाँ तक एक और क्या है गद्यांश दे देगा। और इस पर क्या है इसकी आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में इसका क्या है, ये संस्कृत है, इसको संस्कृत से हिंदी टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ख वाला है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, ये जो संस्कृत आपका पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है ये 2 लाइनों का, इसका क्या है आपको संदर्भ सहित क्या हिंदी में अनुवाद करना है। फिर अथवा करके एक और दिया रहेगा कि जैसे यहाँ पर आप विरल विरला स्थूल तारा कला भी व सज्जना, यह आपका एक और पैसेज हो जाता है। और इसमें भी आपको क्या है इसका आप ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करते हैं तो आपको 7 अंक मिल जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 7 अंक आपका कहीं से इधर भी उधर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यह प्रश्न तो जरूर करना है। इसी तरीके से 9वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, वाक्य प्रयोग करना है। क्या है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछता है, इसमें आपको 2 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, एक का अर्थ लिखना है। ठीक है, इसमें क्या है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या अर्थ होगा गिरगिट की तरह रंग बदलना। ठीक है, फिर आपका तीसरा है कि अंत भला तो सब भला। और चौथा है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसी तरीके से आपका क्या है कि 10वां है कि अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, उस पर क्या है आपका पद्यांश पर आधारित और उनके आपको उत्तर देना है। जैसे आपका यहाँ पर प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश में कवि ने क्या संदेश दिया, तो आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद उसका उत्तर देना है। फिर आपका दूसरा क्या है कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। ठीक है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, ये आपको 5 अंक मिल जाते हैं, या पद्यांश सॉल्व करने पर गद्यांश सॉल्व करने पर 5 अंक मिल जाते हैं। इसी तरीके से 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, आपको उत्तर पुस्तिका में क्या है शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखना है। आपका जैसे दे दिया है कि अंश, इसका क्या अर्थ होगा। ऑप्शन है पूर्ण और भाग, कंधा और हिस्सा, बाघ और कंधा, भाग और कंधा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें पूर्ण और भाग, कंधा और हिस्सा, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा कंधा और हिस्सा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका इस तरीके से आपका दूसरा क्या है कि बात, इसका क्या अर्थ होगा। बात का ऑप्शन है हवा और वार्ता, पवन और निश्चल, या अनल और वायु, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पवन, हवा और वार्ता हो जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से आपका ख प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, एक शब्द का आपको क्या है 2 अर्थ लिखना है। आपका ऑप्शन है कि सुरभि मतलब होता है सुगंधित, और मनोहर या सुंदर। ठीक है, आपको क्या है 2 अर्थ लिखने हैं। फिर वारिद है, वारिद मतलब होता है आपका बादल। ठीक है, फिर आपका नीरज दिया हुआ है, नीरज कमल, पंकज, जलज, यानी कमल को ही क्या कहते हैं पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका विधि आता है, विधि का अर्थ होता है कानून, अंग। ठीक है, 2 अर्थ आपको लिखने हैं। इसी तरीके से ग वाला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, ऑप्शन है आपका प्रश्न क्या है कि जिसका कहीं भी अंत ना हो, जिसका क्या है कहीं भी अंत ना हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अनंत, अगण्य, या असंख्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जिसका कभी कभी अंत नहीं होता है उसे अनंत कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए। फिर आपका दूसरा क्या है कि जो बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है अमर, अखंड, अजर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला, अजर। इसी तरीके से आपका घ वाला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, ऑप्शन आपका प्रश्न क्या है कि मेरा कृष्ण भक्त कवित्री है, मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है,
वह नदी को गया, मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है। इसमें भी आपको 2 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, 2 अंक मिल जाते हैं। फिर आपका आता है कि 12वां प्रश्न। इसमें आपको रस छंद अलंकार से क्या है, एक एक प्रश्न क्या है लिखना होता है और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, आपका पहला क्या है कि हास्य अथवा शांत रस का लक्षण एक उदाहरण लिखिए। लक्षण लिखना है और उदाहरण लिखना है। फिर दूसरा है यमक तथा अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। फिर आपका तीसरा है कि सोरठा अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। इसी तरीके से आपका 13वां है कि अपनी गली मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। पत्र लिखने पर आपको 6 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, 6 अंक मिल जाते हैं, इसलिए आपको इसे कदापि नहीं छोड़ना है एग्जाम में। अथवा करके एक और प्रश्न है कि बैंक से किसी व्यवसाय को करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र लिखना है किसको, बैंक से किसी व्यवसाय को करने के लिए ऋण प्राप्त करते हैं जो आप बैंक से, तो इसके लिए आप क्या है आवेदन पत्र लिखना है। इसमें भी आपको 6 अंक मिलते हैं। अथवा करके दिया हुआ है, यानी कि आपको दोनों में से किसी एक को करना होता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। इसी तरीके से आपका 14वां है कि निम्नलिखित विषयों पर किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। ठीक है, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखेंगे तो आपको 9 अंक मिल जाते हैं। ये आपका पेपर का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आप निबंध जरूर लिख करके आइए। आपका इसमें कौन कौन से दिए हैं ऑप्शन, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, या साहित्य समाज का दर्पण है, राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता है, चौथा है कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व, या 5वां है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो इसमें से किसी एक का आपको क्या है निबंध लिखना है। निबंध लिखने पर आपको कितने अंक, 9 अंक मिलते हैं। ठीक है, यह तो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से आपका प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर नए क्या है मॉडल पेपर्स डेली सॉल्व कराए जाते हैं, और इस चैनल से जुड़ने के लिए ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।